हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विद उषा मैम। जो आज का अपना टॉपिक है वो टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक्स। अपना लेसन नंबर 9 है ये, सेकंड सेम का। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परिचय लेंगे, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि क्या है। जो आज महाद्वीपों का जो विस्थापन एक वास्तविकता है, लेकिन विस्थापन के लिए उत्तरदायी कारणों को पहचानने में वेगनर नाकामयाब रहा। वेगनर का अपन ने इससे पहले देखा था, उसने वेगनर ने थ्योरी में बताई थी, सारी चीज़ें बताई थी। तो उसमें क्या था, ये वेगनर ने नहीं बताया था इन चीज़ों को। तो इन कारणों का खुलासा कब हुआ था? 1970 में। और वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था वो कब आ गया था? 1912 में ही आ गया था। तो इतने साल बाद में, तो इन दशक में होना शुरू हुआ। और जब अनेक पुराचुंबकीय और भूकंपीय सर्वेक्षणों और महासागरीय नितल के प्रसारण से जुड़े अनुसंधानों ने क्या किया था, जो महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में नई संकल्पनाओं और विचारों को जन्म दिया। और इन्हीं आधुनिक खोजों के आधार पर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का सूत्रपात हुआ। तो यहाँ से होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक प्लेट क्या होती है। जो अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की थी, तो उसका लगभग ये मानो कि 30% तो उसी में से है। आपको याद भी होगा, मैंने करवाया भी था, और आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो प्लेट हम किसे बोलेंगे प्लेट का, वहाँ थोड़ा सा अपन ने डिस्कस भी किया था। तो जो आपकी पृथ्वी है अब, वो क्या है, ऊपरी और बाह्य जो भाग आपका कठोर है, जिस पे आप चलते हो फिरते हो, आपके मकान हैं सारे के, ये क्या है, जो कठोर भूखंड से बना है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। और इन दृढ़ भूखंडों को क्या बोलेंगे? प्लेट। और इन प्लेटों की जो मोटाई होती है वो अपन ने उसमें भी देखा था कि 32 किलोमीटर। फिर ये ऊपरी मेंटल और सीमा होती है, उसका ऊपर वाला पार्ट ले लेते हैं, तो लगभग इसकी मोटाई कितनी मानी थी अपन ने? 100 किलोमीटर। और क्षेत्रफल क्या होता है इन प्लेटों का? कई हजार किलोमीटर तक होता है। जैसे आपका इंडिया है, इंडिया का हम अपने बार बार एग्जाम्पल लिया था कि अपनी इंडिया वाली जो प्लेट है उसको क्या बोलते हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और आगे इसमें डायग्राम भी है, उससे भी अपन समझेंगे सारी प्लेटें, पूरे वर्ल्ड की उसमें प्लेटें हैं, छोटी भी और बड़ी भी। तो वर्ग किलोमीटर होता है। और स्थल मंडल के अनेक प्लेटों में क्या है, बटा हुआ है। और किसी प्लेट की जो प्रॉपर्टी है वो महाद्वीपीय, महासागरीय और दोनों प्रकार की हो सकती है। यानी वो महासागरीय भी हो सकती है और महाद्वीपीय प्लेट भी हो सकती है। तो प्लेट पृथ्वी के दुर्बलता मंडल में क्या है, भारी और अर्थ सेल में भिन्न भिन्न दिशाओं में भ्रमण करती है। ये अपन ने किया था। जो महाद्वीप थे ये जुड़े हुए थे, वेगनर ने बताया था। अब ये अलग हो गए हैं, और ये अलग अलग होने के बाद के अलग अलग प्लेटों में बटे हुए हैं। तो ये संचरण करते हैं, यानी खिसक रही हैं आज भी। कोई पूर्व की तरफ खिसक रही है, कोई उत्तर की तरफ, कोई पश्चिम की तरफ खिसक रही है। यानी इसकी आगे अपन सारी की सारा पढ़े भी गए। जैसे अपनी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये उत्तर पूर्वी दिशा में सरक रही है। और हर साल कितनी सरकती है वो चीज़ें भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्लेट का पता होना चाहिए था। तो प्लेट अपन ने कर लिया। प्लेट के बाद में यानी प्लेट विवर्तनिकी आपका टॉपिक है, पूरा लेसन है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट का पता चल गया। अब ये विवर्तनिकी क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश वर्जन में क्या बोलेंगे इसको? विवर्तनिकी को टेक्टोनिक्स बोलेंगे, जो यूनानी भाषा का है। और टेक्टोनिकोज से ये बना है। और इसका निर्माण क्या ना, इसका अर्थ क्या होता है? निर्माण करना। यानी कोई भी चीज़, जैसे आज आपके पहाड़ ऊपर उठ रहे हैं, ये भी एक निर्माण ही हो रहा है। जो आंतरिक भाग से आपके आंतरिक, अपन ने बल भी पढ़े थे ना कि दो प्रकार के होते हैं, बाह्य बल और आंतरिक। आंतरिक यानी पृथ्वी के अंदर जो बल विद्यमान है, और पृथ्वी से बाहर जो बल है उनको हम क्या बोलते हैं? बाह्य बल। तो रचना इस प्रकार विवर्तनिकी का अभिप्राय क्या है? पृथ्वी के आंतरिक बलों के फलस्वरूप। यानी ये विवर्तनिकी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के जो आंतरिक बल लगते हैं उनको हमने बताया था ना कि पटल विरूपणी बल भी होता है। तो पटल विरूपणी से जो स्थल मंडल पर अनेक प्रकार के भू आकारों को जन्म देता है, भू आकारों को जन्म देता है। जैसे आज भी आपके जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो ऊपर उठ रहे हैं, नई चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती हैं। जैसे वलन था, वलन भी आप ऊपर भी कोई चीज़ें उठ भी रही हैं, कोई नीचे धस भी रही हैं। ये चीज़ें बनती और बिगड़ती रहती हैं, तो इनको जन्म देता है। और विवर्तनी की जो संपूर्ण प्रक्रिया में क्या है, मैग्मा का उभार जो इनकी
प्रक्रिया है, यानी विवर्तनिकी से क्या क्या होता है। जो नीचे आपके पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा जमा हुआ वो ऊपर की तरफ आ रहा है, उभार ले रहा है। भूप्लेट संचलन, यानी जो भूमि की ये प्लेटें हैं अलग अलग डिवाइड कर रखी है, संचलन यानी खिसक खिसक रही हैं। कोई ये जो मैंने वहाँ भी डिस्कस किया था और आगे भी अपन डिस्कस करेंगे कि ये जो प्लेटें होती हैं 3 प्रकार, जैसे अभिसरण यानी एक दूसरे की तरफ चलती हैं, और अपसरण का मतलब एक दूसरे के अपोजिट खिसकती हैं, और एक होता है संरक्षित प्लेट, वो सारे सारे यानी एक और दूसरी प्लेट के सारे सारे खिसकती है। आगे आपका डायग्राम भी है, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या क्या होता है विवर्तनिकी में, आपका मैग्मा ऊपर की तरफ आ गया, भूसंचलन भूप्लेटों का संचलन हो गया, पर्वतों का निर्माण हो गया, महाद्वीपीय विस्थापन हो गया, वलन हो गया, भ्रंश हो गया। ये वलन भ्रंश के भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ये भी मैंने करवा रखे हैं पूरे के पूरे। सेपण है, विभंजन है, भूकंप ज्वालामुखी भी करवा रखा है। तो ये सारी क्रियाएं किस ये जो परिघटनाएं किसके अध्ययन किस में करते हैं, हम विवर्तनिकी में करते हैं। तो अब प्लेट विवर्तनिका स्पष्ट रूप से क्या हो गया कि गति से उत्पन्न होने वाली विवर्तनिकी को क्या बोलते हैं, प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट का मतलब हो गया, आपको पता है कि विवर्तनी का मतलब तो सारा का सारा जो आंतरिक भाग में हलचल होती हैं वो सारी विवर्तनी के थ्रू होती हैं। और प्लेट विवर्तनी की जब अर्थ आ जाता है तो प्लेटों के कारण जो घटना होती है, जैसे प्लेट खिसकती हैं तो कई अपोजिट खिसकेंगी तो दरार घाटी बनती है, आपस में खिसकती हैं तो ऊपर उभार लेके आपके पर्वतों का भी निर्माण होता है, जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं उनका भी निर्माण होता है। तो वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे, आपकी प्लेट विवर्तनिकी के अंतर्गत आएंगे। अब आ जाते हैं जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, इनका उद्भव विकास किसने किया, कब से स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ें। तो इसमें ये देखो, सबसे पहले प्लेट शब्द का ये ध्यान दे, जो नेट सेट वाले हैं हमें जो आगे देंगे, अभी हमें का इंटरनेट टेस्ट देंगे या पीजीटी वगैरह का जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, वो ध्यान रखिए। जो ये एक एक लाइन दे रखी है ना, मैंने कल भी बताया था आपको, एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन समाया हुआ है। तो इसमें देखो, इसमें भी पूछ सकते हैं, तो इसमें कई बच्चे क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, जैसे नेट में भी या हमें के इंटरनेट टेस्ट में कोई भी है, कॉलेज लेक्चरर का है, उसमें अगर ये पूछ लिया जाए कि प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, 1965 में। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से सन में, तो 1965 में। या ये पूछ सकते हैं कि किसने किया, तो किसने किया, टूजो विल्सन ने किया। और 1968 तक यह शब्द क्या था, ज़्यादा जुबान पे नहीं चढ़ पाया था, लेकिन 1967 में क्या किया, मैकेंजी ने और पार्कर ने क्या किया, प्लेट विवर्तनी के मूल तत्वों का ताना बाना बुना और प्लेट विवर्तनी को एक सिद्धांत के रूप में सबसे पहले लेके आए। तो सिद्धांत रूप किसने दिया, ये आ सकता है क्वेश्चन। तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर WJ मोर्गन, जो आपके मोर्गन हैं, इन्होंने 1967 में प्रस्तुत किया। तो इसको सिद्धांत रूप में प्रस्तुत किसने किया था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपके जे मोर्गन ने। और ये भी आ सकता है कि कौन से सन में, तो कौन से सन में, 1967 में। इसके बाद में सिद्धांत की थोड़ी रूपरेखा देखें कि किस टाइप का है, क्या है। आउटलाइन ऑफ द थ्योरी, जो ये इंग्लिश के बच्चे हैं, मैंने इनके लिए भी वर्डिंग डाल दिए हैं। थोड़ा सा टाइम तो लगा था, लेकिन ये बच्चे भी आसानी से समझ सकते हैं। सारा का सारा मैंने इंग्लिश वर्जन भी डाला है, इसमें बार बार डबलिंग हो जाएगी अगर मैं दोहराऊंगी, जैसे सिद्धांत की रूपरेखा फिर आउटलाइन ऑफ द थ्योरी, तो इसमें काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो बच्चे इसका इंग्लिश वर्जन भी देखते रहें साथ के साथ। तो पृथ्वी का इसका जो रूपरेखा है वो क्या है, पृथ्वी का ठोस जो स्थल भाग है वो अपन को पता ही है कि स्थल मंडल है, क्योंकि ये वीडियो अपन ने कर ली थी कवर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, और वो किससे बनी थी ये भी कर ली थी। तो जो महाद्वीपीय पटल था, यानी देखो सबसे ऊपर का भाग था जहाँ अपन रहते हैं, घर बने हुए हैं अपना, वो क्या है, सियाल है, यानी महाद्वीपीय पटल है। उसके बाद में क्या था, महासागरीय बेसाल्ट पटल, यानी उसके नीचे था साइमा, जो सुरेश महोदय ने बताए थे ना, 3 सीम, सियाल और सीमा। तो ऊपर वाला भाग सियाल, नीचे वाला सीमा। और उसके बाद में जो ऊपरी मेंटल था, यानी जो बीच का आपका था, उसको किस में डिवाइड किया था, मेंटल भाग आपका कौन सा है, दूसरे नंबर का। ऊपर वाला था, ऊपर मेंटल से नीचे वाला क्या है आपका, क्रस्ट। तो ये बीच का है मेंटल, तो बीच का मेंटल है, जो इससे ऊपर जो मेंटल का ऊपरी हिस्सा शुरू होता है, जो आपका स्थल मंडल है, उससे नीचे मेंटल का भाग हो जाता है, वो भी लिया गया है स्थल मंडल में मोटाई के लिए, क्योंकि ऊपर तो देखो 35 किलोमीटर ही था। तो 35 किलोमीटर के जस्ट बाद में जो बचा है
वो सारा नीचे ऊपरी मेंटल का भाग लिया है। नीचे अगर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं ऊपर से नीचे, तो ये 100 किलोमीटर आकी गई है। और स्थलमंडल की इस परत के नीचे क्या है, निचला मेंटल जो आंशिक रूप से पिघला हुआ है, जो अपन ने देखा भी था, उसमें बताया भी था, ये सारा डिस्कस किया है अपन ने, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें, क्योंकि ये चीज़ें आपको बार बार उस टाइम पे बताई गई थी जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना चल रही थी, कि वो अर्ध द्रवित अवस्था में होता है, ऊपर वाला ठोस अवस्था में होता है, जो क्रस्ट भाग है उसमें लोह की अधिकता होती है, सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो इसमें इसे प्लास्टिक दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। और निचला मेंटल क्या है, 100 से 200 किलोमीटर मोटा है, और जो तरल मैग्मा की संवहनीय धाराएं नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे चलती रहती है। ये आगे दिखाएंगे कि संवहनीय धाराएं क्या होती हैं। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसके अंदर संवहनीय धाराएं चलती हैं, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। तो स्थलमंडल की जो प्लेटें हैं, अब आ जाओ, जो अपनी प्लेटें हैं स्थलमंडल की, वो जो ली आपके पिचोन जो महोदय थे, उन्होंने 1968 में पृथ्वी की 6 बड़ी और 9 छोटी प्लेटों में डिवाइड किया था। तो जो बड़ी परतें हैं वो लगभग क्या हैं, सारे महाद्वीप हैं, और एक ये आपकी महासागरीय प्लेट है। जैसे अफ्रीका प्लेट है, ये बड़ी है, अफ्रीका प्लेट है, अमेरिका प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट है, और प्रशांत प्लेट है। और छोटी प्लेटें क्या हैं, इसी में जो आपके महासागर हैं और महाद्वीप हैं, इनके सारे सारे बनी हुई हैं। तो इसमें अरेबियन प्लेट, ये देखो, ये आगे यहाँ पे थोड़ा समझ में आएगा, जो ये सारी की सारी प्लेटें हैं। ये जो आपको हाईलाइट कर रखा है ना, ये अच्छे से आपको याद रखना है। जो जीके में याद करेंगे बच्चे, उनको ज़रूरी है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कि जैसे नाजका प्लेट है, ये जो नोवा प्लेट दिखा रखा है, शो कर रखा है, इसे नाजका प्लेट भी बोलते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि नाजका प्लेट कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। वो करता है कि वो किस टाइप से पूछता है। अगर ये पूछे कि कौन से महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में। या पूछे थी कि कौन से महाद्वीप के पश्चिम में है या पूर्व में, या दक्षिण अमेरिका के पूर्व में है, पश्चिम में है, वो तो पता है कि जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से डिपेंड करेगा। लेकिन आपको तो सारा का सारा याद करना है। जब याद कर लोगे तो किसी टाइप से क्वेश्चन आओ आप कर लोगे, उसको अटेम्प्ट कर लोगे क्वेश्चन को। तो जैसे नाजका प्लेट पूछ लिया जाए कि, या फिर ये पूछ लिया जाए कि जो दक्षिणी अमेरिका है आपका, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में कौन सी प्लेट है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में नाजका प्लेट है, या आपकी कोकोज प्लेट है, कोकोज प्लेट का पूछ लिया जाए कि आपकी इसमें पश्चिम में। और ये पूछ लिया जाए कि कोकोज प्लेट कहाँ स्थित है, तो आपके कहाँ है, जो उत्तरी अमेरिका है, इसके किस में है, किस साइड पड़ती है उत्तरी अमेरिका के, दक्षिण और पश्चिम की ओर कोकोज प्लेट। और ये आपकी कैरिबियन प्लेट है। ये सारी की सारी कौन सी हैं, छोटी। और जो बड़ी प्लेटें थी, देखो जी, यूरेशियन प्लेट है, आपकी अफ्रीका प्लेट है, और आपका प्रशांत प्लेट है, आपकी यूरेशियाई प्लेट ये है। ये इधर से इधर, ये आपको समझ में आ गया ना, जो मैप है ना, ये इसको पूरे जो प्रशांत महासागर है ना, इसको जोड़ रखा है। ये आपका पूरा का पूरा प्रशांत महासागर। ये देखो इंडिया, देखो इंडिया की जो प्लेट है वो कौन सी है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये दे रखा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये किधर मूवमेंट करती है, आपकी उत्तर पूर्व की तरफ मूवमेंट करती है। तो ये आपको अच्छे से इनकी लोकेशन पता होना चाहिए कि कौन सी प्लेट कहाँ है, कौन सी नहीं है। और जो और इसमें इम्पोर्टेंट है वो देखो, ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट हैं। जो अब सारी देखो इसमें कोने में लिखा हुआ है, अगर मैं करती हूँ तो ये छिप जाता है कोने वाला। अब सारी सीमा देखो, अब सारी सीमा कैसी होती है, अभी सारी सीमा कैसी होती है, रूपांतरण सीमा कैसी होती है। तो ये देखो, ये जो है, ये सारी की सारी, ये क्या है, अपसारी। कौन से है ये, अपसारी सीमा। अपसारी क्या होता है, अप से याद कर लेना कि दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अप का मतलब। तो ये क्षेत्र किसका है, अपसारी प्लेटों का क्षेत्र है। और ऐसे इसके बाद में ये देखो, अभिसारी भी आपको दिखाई देगी। ये देखो, ये सारा का सारा जो इस प्रकार के डायग्राम बना हुआ है, नीचे कोने में देखोगे आप तो दिखेगा। उसमें अभिसारी का मतलब क्या है, ये कहाँ है, सारी की सारी अभिसारी प्लेट सीमा। अभिसारी का मतलब होता है कि दो प्लेटें आमने सामने टकराती हूँ। और अपसारी का मतलब क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे के अपोजिट जाती हूँ। और संरक्षी प्लेट क्या होती है, जैसे ये प्लेट है, ये इधर जाती मूवमेंट करती है, और ये इधर मूवमेंट करती हो, दो प्लेटें एक दूसरे के सामने। तो तीन प्रकार होते हैं।
तो इसके बाद चलते हैं जो प्लेटों की विशेषताएं क्या होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए। जो आपका विवर्तन की प्लेट है लिथोस्फीयर, जो आपका ऊपर का ठोस चट्टानों से बना हुआ विशाल और अनियमित खंड है, यानी आपका स्थलमंडल है, जो महाद्वीपों और महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना है। और इन प्लेटों को क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें भी कहा जाता है। जो इस बात पर निर्भर करता है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महाद्वीपीय से संबंधित है या महासागर से। देखो इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे। जो अभिसरण होता है वो महासागरीय और महासागरीय प्लेटों का भी हो सकता है, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटों का भी, और महासागरीय और महाद्वीपों का भी हो सकता है, अपसरण भी और अभिसरण भी, और संरक्षित प्लेट भी। आगे चलेंगे वहाँ पे आपको डायग्राम से भी समझाएंगे। तो इसमें प्रशांत प्लेट सबसे बड़ी है, सभी को पता है कि प्रशांत प्लेट सबसे बड़ी है। समुद्र की है, ये पता ही है कि प्रशांत महासागर है वो समुद्री है आपका। तो तीसरा क्या है, प्रत्येक प्लेट अपने जो घूर्णन है, घूर्णन करती है, घूर्णन है वो चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में परिभ्रमण करती है। और प्लेटों की गति एक दिशा और एक ही स्थायी चाल में नहीं होती है। सभी को पता है कि जो प्लेटें हैं ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही तरफ जाती हैं। आपको जैसे बताया था अभी, जैसे कोई पूर्व की तरफ, कोई उत्तर पूर्व की तरफ जाती है, कोई किधर संचरण करती है, खिसकती है अपने अकॉर्डिंग खिसकती है। ये नहीं है कि एक ही स्थान से एक ही तरफ खिसकती मूवमेंट करती हैं सारी चट्टानें। सारी चट्टानों की गति अलग होती है, कोई थोड़ी सी तीव्र गति से चलती है, कोई कम गति से। तीव्र गति का मतलब ये नहीं है कि वो तीव्र गति का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही जल्दी वो बहुत ऊपर की तरफ चली जाएगी। जैसे अपनी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है तो ये अभी इतना जल्दी ही चली जाएगी, पता भी नहीं चलता, नाम मात्र सालों में कुछ नाम मात्र ही ये खिसकती हैं। लेकिन जब लाखों वर्ष हो जाते हैं तो अच्छे से पता चलता है खिसकने का कि हाँ बहुत ज़्यादा खिसकी हुई है। जैसे अपन लाखों वर्ष पहले की बात करें तो अपन ने पीछे वीडियो में देखा था कि अपना जो इंडिया था वो पहले कहाँ पे था, अपना जो भूमध्य सागर है वहाँ से स्टार्ट हुआ था ऊपर आना, धीरे धीरे खिसक के कहाँ तक आ गया, जो आपका ये भूमध्य रेखा थी आपकी, वहाँ से देखो 8 डिग्री ऊपर, ये यानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आपका खिसकता जा रहा है। तो इसके बाद में देखो प्लेटों की मोटाई है वो भी 100 से 200 किलोमीटर तक भिन्न भिन्न होती है। और जो विवर्तन की सभी घटनाएं हैं, विवर्तन की घटनाओं से क्या होता है, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, पर्वत निर्माण होता है, और प्लेटों के किनारों पर भी ये तीनों चीज़ें घटित होती है। प्लेटों के किनारों के मतलब जैसे अभिसरण होगा, दो प्लेटों का अभिसरण होगा तो वहाँ मलबा इकट्ठा होगा, इतनी बड़ी लेवल पे हज़ारों किलोमीटर की वो प्लेटें होती हैं, और जब टकराएंगी तो वो क्या होगा, नाश तो होएगा। तो कोई वो डिपेंड करता है किस प्रकार की प्लेट है, तो कोई नीचे धंस जाएगी प्लेट, जो ज़्यादा घनत्व की होती है वो नीचे चली जाती है, कम घनत्व वाली ऊपर रह जाती है, तो नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग में चली जाती है। तो वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होता है, दबाव होता है, तो वो पिघल जाती है, और पिघलने के बाद में वो कैसे ऊपर आती है, ज्वालामुखी के रूप में ऊपर आती है, और उसके रूप में ही पर्वत, जैसे ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, उनका निर्माण होता है। तो अब ये देखो प्लेटों का थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। प्लेट सीमाएं और सीमांत क्षेत्र क्या होते हैं। देखो प्लेट सीमाएं क्या होती हैं और सीमांत क्या होते हैं। कई बच्चे एक ही चीज़ समझ लेते हैं इनको कि सीमाएं और सीमांत एक ही होता है। देखो प्लेट सीमा और किनारों में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्लेट के जो सीमांत भाग को क्या बोलेंगे, प्लेट किनारा, और जबकि दो प्लेटों के बीच का जो संचलन मंडल होता है बीच का, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेट सीमा कहा जाता है। प्लेट सीमा एक उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है, और प्लेट गति की दिशा के आधार पर क्या होता है, प्लेट सीमाएं और किनारे 3 प्रकार के होते हैं, जो अभी डिस्कस किया था पीछे अपन ने, फिर कर लेते हैं एक बारी। जो रचनात्मक किनारा होता है वो क्या होता है, रचनात्मक किनारा जो प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने की स्थिति को क्या बोलते हैं, अपसरण बोलते हैं, डाइवर्जेंस। जैसे ऐसी प्लेटों को अपसारी प्लेट भी कहा जाता है। ये देखो अभी अपन ने करा था कि अपसारी का मतलब अप मीन्स से दूर जाना। ये देखो एक दूसरे से दूर जा रही हैं ये प्लेटें, ऐसे दूर जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपसारी भी बोल देते हैं इनको, और क्या रचनात्मक किनारा भी बोल देते हैं। और अभिसारी का मतलब क्या होता है, ये देखो 2 प्लेटें हैं, ये आमने सामने
आती होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। और जो संरक्षी है उसको हम क्या बोलते हैं, दो प्लेटें हैं वो आपस में देखो रगड़ खाती हैं, एक इधर चलती है और एक उधर चलती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संरक्षी किनारा। इसको पारवर्ती प्लेट भी बोला जाता है। ये देखो विनाशात्मक किनारा या अभिसरण। अभिसरण को विनाशात्मक क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटों का क्या होता है, विनाश होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती चली जाती है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको। तो जब कुछ प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़कर निकट आती हैं और आपस में टकराती हैं तो क्या बोलते हैं उनको, अभिसरण प्लेटें बोलते हैं। संरक्षी किनारा क्या होता है, जब दो प्लेटें ट्रांसफर भ्रंश के सहारे क्षैतिज दिशा में संचलित होती हैं, और ऐसी प्लेटों को क्या बोलते हैं हम, पारवर्ती भी प्लेटें बोलते हैं। पारवर्ती प्लेटें भी बोलते हैं। जो संरक्षी मैंने बताया था अभी, जो संरक्षी प्लेट अभी पीछे बताया था कि जो रगड़ खाती हुई चलती हैं एक दूसरे के अपोजिट। जो अभिसारी प्लेट हैं इसके क्या हैं, 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कैसे हैं, जैसे महाद्वीप और महाद्वीपों का टकराव होता है, यानी महाद्वीप और महाद्वीपी। ध्यान रखो महासागर नहीं, महाद्वीप और महाद्वीप का टकराव होता है। जैसे देखो एशियन और अफ्रीकन, एशियन भारतीय। विस्फोट ज्वालामुखी अधिक गहराई वाले भूकंप जो हैं वो वलित पर्वत श्रेणियों का निर्माण किससे होता है, इन इसी प्रकार की जो महाद्वीप और महाद्वीप का टकराव होता है प्लेटों का, उनसे होता है। जैसे हिमालय, आल्प्स है। और महाद्वीप और महासागरीय टकराव यानी महाद्वीपीय प्लेट का टकराव और महासागरीय टकराव यानी अभिसरण होता है इनका। तो उसमें क्या होंगे, उसमें ज्वालामुखी अधिक गहरे भूकंप आएंगे और वलित श्रेणी भी निर्माण में होंगी। जैसे आपकी एंडीज पर्वतमाला है, रॉकीज पर्वतमाला है अमेरिका की। तो महासागरीय और महासागरीय टकराव, अगर महासागरीय और महासागरीय प्लेटों का टकराव होता है तो जैसे जापान सागर है, प्रशांत सागर है, तो उसमें क्या आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं और महासागरीय खाइयों का निर्माण होता है। ये थोड़ा एडिट में कर लेना, ये गारियो लिख रखा है। गर्तों का निर्माण होता है और समुद्री चापों का भी निर्माण होता है, विवर्तनिक चाप निर्माण भी होता है और गहरे भूकंप भी आते हैं। और संरक्षी प्लेट क्या होती है भाई, निष्क्रिय प्लेट सीमांत और अपरूपांतरण सीमांत। ये देखो यानी जो संरक्षी प्लेट है उसके ऊपर ना तो ज़्यादा विनाश होता है और ना ज़्यादा निर्माण होता है, जो एक दूसरे के रगड़ खा के चलती हैं। तो वहाँ छोटे मोटे भूकंप आते हैं, जो पीछे अपन ने देखा था। ये देखो संरक्षी 3 नंबर की जो मैंने बताई थी, ये वाली, इसमें दिखाई नहीं देता, अब दिखाई दे रहा है। ये देखो नीचे वाले जो संरक्षी प्लेट है इसमें ज़्यादातर छोटे मोटे भूकंप और ज्वालामुखी ही आते हैं। तो ये देखो ये दोनों की दोनों कौन सी प्लेटें हैं, महासागरीय और महासागरीय। देखो ये महासागरीय प्लेट किधर संचरण कर रही है, इधर, और ये भी महासागरीय प्लेट है, ये किधर संचरण कर रही है, इधर। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभिसरण हो गया ना, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो अभिसरण होके क्या होगी, जो थोड़ी सी ज़्यादा घनत्व वाली होगी वो क्या हो जाएगी, प्लेट नीचे धंस जाएगी, और नीचे धंसेगी तो देखो प्लेट क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। ज़्यादा दबाव और टेम्परेचर के कारण पिघलना शुरू हो जाएगी, और पिघलना शुरू हो जाएगी तो इसको भी तो जो चीज़ पिघलेगी नीचे जाके उसको भी तो कोई ना कोई निकलने का रास्ता चाहिए। तो जहाँ आपकी थोड़ा सा कम है, आपका धरातल के ऊपर ये ऊपर आने की कोशिश करता है, और किसके रूप में ऊपर आ जाता है, ज्वालामुखी पर्वतों के रूप में यहाँ ज्वालामुखी आते हैं। देखो ज्वालामुखी और पर्वतों का निर्माण इस प्रकार से होता है। वो जो प्लेटें नीचे धंस जाती हैं, मलबा हो जाता है प्लेटों का बहुत विशाल मात्रा में, तो उसको भी कहीं ना कहीं जगह चाहिए ना एडजस्ट होने के लिए। तो दोनों अभिसरण करती रहती हैं, तो वो मलबा धीरे धीरे जो अभिसरण करती हैं तो वो अभिसरण से ऊपर की तरफ उथलता चला जाता है और किसका रूप धारण कर लेता है, ज्वालामुखी पर्वतों का रूप धारण कर लेता है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की जो पूर्व धारणाएं हैं वो क्या हैं, देखो महासागरीय नितल का प्रसारण होता है। महासागरीय नितल का उस टाइम भी अपन ने डिस्कस किया था, क्या होता है महासागरीय नितल का प्रसारण। जैसे आपका अटलांटिक महासागर एस आकार का है, कई बार पूछ लिया जाता है कि आम आकार का कौन सा होता है, एस आकार का कौन सा। तो उस एस आकार में कटक होता है। कटक का मतलब होता है जो आपके बीचों बीच जितना बड़ा महासागर है और उसके बीचों बीच आपको ऊपर की तरफ उभार दिखाई देगा, वो भी जो कटक है वो भी ऐसा आकार का है। तो ये जो कटक बनते हैं ये अपसरण पे बनते हैं। तो कोई चीज़ जैसे
आपकी अपसरण करेगी इधर और इधर जाएगी प्लेटें, तो इधर और इधर जाएगी तो यहाँ क्या बनेगा आपका खाई बनेगी, या फिर यहाँ पे क्या होता रहेगा नया ये जो मैग्मा होता है ये इधर और इधर जाएगा, तो यहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ आता जाएगा और परत दर परत बिछता जाएगा, ऊपर आता जाएगा और बिछता जाएगा। तो इससे उन कटकों का निर्माण हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, सागरीय नितल का प्रसारण। तो इसमें पृथ्वी के धरातल का जो क्षेत्र है वो निश्चित है और विगत 60 करोड़ वर्षों से पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है, 5% से ज़्यादा नहीं बढ़ा है। इसका क्या अर्थ हुआ कि इस दौरान जितना पटल का विनाश होता है, यानी जितना भी ये अभिसरण होता है इसमें देखो विनाश होता है ना, नीचे धसती चली जाती है आपकी प्लेट, तो जो विनाश होता है तो उतना जितना विनाश होगा, क्योंकि उसको भी तो जगह चाहिए कि तो वो ऊपर की तरफ आएगा, चाहे तो ज्वालामुखी पर्वत हो चाहे वो जैसे अपने हिमालय पर्वत बना है। ये पर्वतों की उत्पत्ति ऐसे किस के ऊपर होती है, दो जो प्लेटें होती हैं वो अभिसरण करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा वो पूरा जो ये 5% का जो होता है, अगर नुकसान 5% का होता है तो निर्माण भी 5% का वापस हो जाता है। तो उससे क्या होगा, ये बराबर हो जाता है इसका हिसाब किताब, जितना नीचे धंसता है या नुकसान होता है उतना ही नया निर्माण हो जाता है, नई चीज़ों का निर्माण हो जाता है। तो नए पटल बनते ही वह कठोर प्लेट का हिस्सा बन जाते हैं और उसमें महाद्वीप पदार्थ हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब प्लेटों के गति के क्या कारण हैं, प्लेटें जो संचलन करती हैं आपकी अलग अलग तरह से, तो उनके क्या कारण है कि वो कैसे संचलन करते हैं इतनी विशाल मात्रा में, कितने हज़ार किलोमीटर लंबी लंबी जो आपकी प्लेटें होती हैं। तो पहला है आपका तापीय संवहन। तो तापीय संवहन का थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। जो तापीय संवहन है वो क्या होता है, जैसे ये आपका धरातल है, ये आपका धरातल है जिस पे आप ऊपर रहते हो, ये आपका धरातल है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना में नीचे ये आपका क्रस्ट भाग है। तो ये क्रस्ट भाग पे क्या है कि जो आपके ये तापीय संवहन है ये ऐसे इसके स्थलमंडल के सारे चलती रहती हैं। ये टेम्परेचर नीचे रहता है तब क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण फिर ये आपकी जो संवहन धाराएं हैं ये ऐसे चलती रहती हैं, यानी आपकी क्रस्ट भाग से ये ऊपर वाला जो स्थल मंडल है इससे नीचे चलती रहती हैं। तो ये देखो ये इधर से आई और ये इधर से आई, तो ये देखो अगर प्लेट देखें तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये यहाँ पे अभिसरण हो रहा है ना, यहाँ पे अभिसरण, तो ये यहाँ आएगी फिर नीचे जाएगी संवहनीय धारा, ऐसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में संवहनीय धाराएं चलती हैं। तो वो संवहनीय धाराओं से भी क्या होता है, मूवमेंट होता है इन प्लेटों में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संवहनीय धारा बोलेंगे। गुरुत्व बल है, गुरुत्व बल का मतलब क्या है, जैसे नई चीज़ों का निर्माण होता है, जैसे पहाड़ों का भी निर्माण हुआ उसमें गुरुत्व बल पड़ेगा, दबाव पड़ेगा तो नीचे प्लेटों के ऊपर भी दबाव पड़ेगा और उससे भी कुछ मूवमेंट होएगा। चट्टानों का भार होता है, जैसे अपन ने उसमें पढ़ा था जो समस्थिति सिद्धांत था उसमें कि ऊपर पर्वत हैं, पर्वतों से नीचे पठार, पठारों से नीचे आपके महासागर हैं, तो ये एक साइकिल सा चलता रहता है कि जो भार पड़ता है चट्टानों का भार ऊपर से बारिश के द्वारा, वायु के द्वारा, हिम नदियों द्वारा क्या है भार ऊपर से अपर्दन होता रहता है, यानी कटाव होता रहता है, और वो पर्वतों से पठारों से महासागरों में इकट्ठा हो जाता है। जब महासागरों की तली पे दबाव पड़ जाता है तो वो खिसकने की कोशिश करते हैं, तो वो किधर खिसकते हैं, जिधर से आपके जैसे पहाड़ हैं पहाड़ों की तरफ खिसक जाते हैं और ऊपर पहाड़ों का निर्माण होता रहता है। तो भार भी एक कारण है इनको खिसकाने का। दूसरा होता है संचलन की दर। संचलन की दर की कितनी दर होती है कि एक साल में कितना कुछ चलती हैं ये। दूसरा होता है स्थलमंडल की द्रवणता, यानी स्थलमंडल की द्रवणता का मतलब होता है जो स्थलमंडल के अंदर जो मैग्मा है वो कितना पतला है, कितना गाढ़ा है, किस टाइप का है, तो वो भी करती है इसको। जो आपकी प्लेटें चलती हैं उसमें जैसे उसमें नीचे कितने मोटा जैसे चिपचिपा गाढ़ा ये होता है आपका मैग्मा होता है, वो कितना पतला होता है, उसके ऊपर जितना मोटा और गाढ़ा होगा उतनी वो कम संचलन करेगी, जितना ज़्यादा तैराव होएगा यानी जितना कम होगा वो थोड़ा सा संचलन ज़्यादा करेगी। तो ये भी एक कारण है आपकी प्लेटों की गति के। ये प्लेटों की गति के कारण बता रखे हैं कि क्या कारण है कि प्लेटें चलती हैं। तो ये आपके 5 कारण हैं प्लेटें चलने का।
तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की अब महत्व है, सारी की सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। अब महत्व क्या है इस चीज़ का, तो देखो जो स्थान विज्ञान में विकास सिद्धांत का है और वही स्थान भूगर्भ शास्त्र में प्लेट विवर्तनिकी का है। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने 20वीं सदी के भूवैज्ञानिकों में क्रांति ला दी, बल्कि उसका हर का उत्तर देने की कोशिश की है जो अब तक दुनिया के सामने पहली जो बना हुआ था। क्या पहली बना हुआ था, जैसे वेगनर का भी तो था, वेगनर का भी तो पहले ही बना दिया था कि उसकी आलोचनाएं बता दी थी बहुत सारी कि इकट्ठा नहीं हुआ होगा, इधर चला उधर चला। तो ये प्लेट विवर्तनिकी का मतलब क्या होता है, जो आपकी प्लेटें हैं वो संचलन कर रही हैं, तो उसका क्या कारण है संचलन करने का, तो उससे बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के भी आती हैं अपने, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी कैसे बने, भूकंप कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें जो नीचे से अपन को पता चलती हैं उनसे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कैसे होंगी, देखो अब नंबर 1 पे अपन एक एक चीज़ें क्लियर करते चलते हैं। नंबर 1 है जैसे प्लेट विवर्तनिकी और महाद्वीपीय विस्थापन। एक तो प्लेट विवर्तनी और महाद्वीपीय विस्थापन का अपन करते हैं, तो इसमें देखो स्थल मंडल विभिन्न प्लेटों से बना है, सभी को पता है कि सारी प्लेटें स्थल मंडल से ही बनी हैं, और प्लेट स्थिर न होकर क्या है धीमी गति से संचलन भी कर रही हैं। तो जो पूरा चुंबकता और महासागरीय तल प्रसारण के जो पूरा चुंबकताओं के थे और जो महासागरीय तल का प्रसारण अभी मैंने बताया था कि कैसे होता है, अपसरण के कारण प्लेटें एक दूसरे के अपोजिट जाती हैं, तो अपसरण होता है, नीचे से मैग्मा आता है और परत दर परत जमता रहता है ऊपर की तरफ। तो परमाणु से सिद्ध कर दिया है कि महासागर और महाद्वीप चिरस्थायी नहीं है, और भूप्लेटों के संचलन से कहीं सागरों की चौड़ाई बढ़ रही है तो कहीं घट भी रही है। तो उदाहरण देखो, जो वर्तमान भूमध्य सागर था ये पैंथालासा का अवशेष रूप था। देखो कितना करोड़ों वर्षों पहले का जो पैंथालासा था, अपन ने वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा था। तो पेंजिया किसका नाम दिया था वेगनर ने, जो महाद्वीप इकट्ठे थे एक जगह, जो स्थलखंड था उसको क्या कहा था पेंजिया, और उसके बाहर पानी ही पानी था, उसको क्या बोला था पैंथालासा। तो उसका अवशेष है भूमध्य सागर। तो एक और अटलांटिक और हिंद महासागरों का विस्तार हो रहा है, तो प्रशांत महासागर का क्या है संकुचन भी हो रहा है, यानी कोई बढ़ रहा है तो कोई घट भी रहा है। इन चीज़ों का पता चला। और क्या पता चलता है, क्या महत्व है इनका, देखो प्लेट विवर्तनी के साथ और किसको जोड़ा, प्लेट विवर्तनी से क्या पता चलेगा, पर्वतों का निर्माण भी होता है, ये भी पता चलता है। देखो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत द्वारा पर्वत निर्माण क्रिया स्पष्ट हो जाती है। दो प्लेटों की आमने सामने, यानी अभी अपन डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि आमने सामने यानी अभिसरण होता है, वहाँ क्या होता है पर्वतों का निर्माण होता है। तो दो प्लेटों का आमने सामने की गति क्या बोल देंगे हम, अभिसरण के कारण प्लेटों पे परस्पर टकराव होता है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है वहाँ पटल के संपीड़न के कारण पर्वत निर्माण होता है। तीसरा प्लेट विवर्तनी की और ज्वालामुखी, यानी प्लेट विवर्तनी से और क्या पता चलता है, ज्वालामुखी का भी पता चलता है। मध्य महासागरीय कटक के सहारे सक्रिय ज्वालामुखी की पेटी पाई जाती है। और जब अपन ने ज्वालामुखी पढ़ा था तो उसमें देखे थे कि ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पे हैं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ आते थे, महासागरीय कटक के सहारे जो सक्रिय ज्वालामुखी थे पेटी पाई जाती। जब एक प्लेट का सीमांत दूसरी प्लेट के नीचे जा घुसता है, जो अभी बता रहे थे, तो उसमें क्या हो जाएगा, नीचे तापमान और दबाव के कारण, जो अभी चित्र भी देखा था आपने, उसमें क्या हो जाएगा, वो पिघल के मैग्मा का रूप धारण कर लेगा, और मैग्मा क्या होगा कहीं ना कहीं से जगह बना के ऊपर आएगा, जिससे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। अब दूसरे तप्त स्थल सिद्धांत क्या होता है, ये तप्त स्थल क्या होता है, प्लेटों के संचलन, ज्वालामुखी द्वीपों और श्रृंखलाओं की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार यह एक नया विचार है जिसकी ओर एक विद्वानों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। और तप्त स्थल का विचार 1971 में मॉर्गन ने ही दिया था, और उनके अनुसार तप्त स्थल का जो इंग्लिश वर्जन है प्लूम स्थल हैं, और जहाँ से स्थल हैं, यानी जो तप्त स्थल है इनको इंग्लिश में प्लूम थ्योरी बोलते हैं। तो वो कौन से स्थल हैं ये, जहाँ से मेंटल का तप्त पदार्थ ऊपर की ओर गुब्बारे की तरह बढ़ता है, और प्लूम भूगर्भ में बहुत गहराई पर अर्थात संक्रमण क्षेत्र से 670 किलोमीटर नीचे उत्पन्न होते हैं। ये एकाकी लंबे स्तंभ की भांति होते हैं, जिसका व्यास कितना होता है, 100 से 250 किलोमीटर तक होता है। इसके बाद में प्लेट विवर्तनिकी तथा भूगतियाँ क्या होती हैं, अर्थ मोमेंट, महाद्वीपीय निर्माणकारी जो गतियाँ हैं तब संपन्न होती हैं
मेंटल का तप्त पदार्थ भूपरपट्टी को ऊपर की ओर उठाता है और उसमें गुंबदानुमा आकृति का निर्माण करता है, और इस वजह से दक्कन, कोलोरेडो और जो राइन आपकी गिरिपिंड हैं, धीमी गति से क्या है, ऊपर उठ रहे हैं। और उठान की यह प्रक्रिया जब लंबे समय तक चलती है तो भूपटल पर तनाव बढ़ता है और पैदा होते हैं अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी इस तरह बनी है। यदि अंतर महाद्वीपीय विस्थापन की यह प्रक्रिया जारी रही तो कभी क्या होंगे, भ्रंश घाटी खुला समुद्र बन जाएगी। यानी ये जो भ्रंश पड़े हुए हैं ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, चौड़े होते जा रहे हैं। अगर ऐसे चौड़े होते जा रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे तो क्या होगा, इनमें भी पानी भर जाएगा और ये समुद्र का रूप धारण कर लेंगे। तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत की आलोचनाएं भी, आलोचना तो ज़रूरी है क्योंकि सबके सब आलोचनाएं एक दूसरे की देते हैं, तो आलोचना तो सभी की रहेंगी। तो अब इसकी देख लेते हैं। जैसे वेगनर की आलोचनाएं दी थी बहुत सारे भूवैज्ञानिकों ने, तो इनकी भी आलोचनाएं हैं। क्या आलोचनाएं हैं, देखो पहले तो जो महासागरीय नितल का प्रसारण, जो अपन ने 3-4 बार ये बता भी दिया, अभी फिर से एक बार बता दें। जो नितल का जैसे आपका अटलांटिक महासागर है उसमें अपसरण होता है, यानी दो प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती हैं, दूर जाएंगी तो नीचे से मैग्मा ऊपर आएगा और वो ठंडा होकर परत जमा लेगा, फिर ऊपर आएगा ठंडा होकर परत जमा लेगा, ऐसे कटकों का निर्माण होता है। उसको क्या बोलते हैं, सागर तली नितल प्रसारण की दर उसके क्षेपण की दर से क्या हो गया, अधिक तीव्र होती है, और अर्थात नए पटल का निर्माण उसके विनाश से ज़्यादा होता है। यानी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जितना विनाश होगा उतना ही निर्माण हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि निर्माण, जितना विनाश होगा ना उससे ज़्यादा निर्माण होता है। ऐसी अवस्था में पृथ्वी के अर्धव्यास में पिछले 60 करोड़ वर्षों से कोई खास वृद्धि क्यों नहीं हुई। अगर ऐसा ही है तो क्यों नहीं हुई। दूसरा क्या है कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत यह बताने में भी असमर्थ है कि क्षेपण की क्रिया केवल प्रशांत तट तक ही क्यों सीमित रही है, जबकि अन्य सभी समुद्री तलियों का प्रसारण हो रहा है, उसी में क्यों है। और उसके बाद में ये भी एक आलोचना है कि एक प्लेट के विपरीत दिशाओं में संचलन के साक्ष्य मिले हैं, यह कैसे संभव हो सकता है, बताओ। एक ही दिशा में कैसे संभव हो सकता है। और आपका जो चौथा है वो क्या आलोचना बताई उन्होंने, सभी संभावित स्थानों पर बेनियोफ जोन क्या होता है, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। कई बार आ जाता है कि बेनियोफ जोन क्या होता है। जब दो महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटें टकराती हैं तो ये प्लेट क्या है, जैसे नीचे चली जाती है, ये प्लेट नीचे धंसती चली जाती है और या मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है। और फिर क्या है, मैग्मा ऊपर उफान लेके ये ज्वालामुखी पर्वतों का रूप धारण कर लेता है। तो ये जो आपका ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल आपका बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेनियोफ जोन। इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, बेनियोफ जोन। जैसे ये और ये दो आई और ये प्लेट क्या होगी, इसे टकराते टकराते नीचे चली जाएगी, तो ये यहाँ तक जाती है। एक तो ये वाला पॉइंट, एक ये टकराती है ये वाले, ये तीनों पॉइंट मिल जाते हैं, ट्रायंगल बन जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेनियोफ जोन। तो उपस्थित नहीं है उदाहरण, जैसे उत्तरी अमेरिका में मध्य में एक गहरे उद्गम केंद्र वाले भूकंप बिल्कुल नहीं आते। और नंबर 5 पे और क्या बताया है कि यह भी दृढ़तापूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि सभी प्लेटों का संचलन व्यवहार एक जैसा है, एक जैसा तो नहीं है। तो प्लेटों की संख्या के बारे में भी विद्वान एक मत नहीं है, ये भी नहीं पता कि प्लेटें और भी होंगी, क्योंकि अभी तो जब जब हम आगे चलेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका जो भूगोलवेताएँ हैं, नई नई भूगोलवेता आएंगी, नई नई वो अपना नई नई चीज़ें देखेंगे, उसमें नई नई निकाल के देखेंगे, यानी हर चीज़ नई आती जाएगी, पीछे वाली पुरानी होती जाएगी, तो उसमें कोई ना कोई कमी निकलती जाएगी। और आगे विज्ञान जो आपके भूवैज्ञानिक है वो नई नई चीज़ें खोज करते जाएंगे, तो नई नई खोजें आती जाएंगी। तो जो नए भूवैज्ञानिक हैं वो बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि जितनी ये 6 बड़ी प्लेटें 9 छोटी प्लेटें बताई हैं ये इतनी ही हैं, और भी हो सकती हैं, तो हो सकती हैं। और उसके बाद में क्या है कि ये सिद्धांत पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को संतोषजनक ढंग से नहीं समझा पाया। दुनिया में कई पर्वत ऐसे भी हैं जिनकी उत्पत्ति का प्लेट विवर्तनिकी से कोई मेल दिखाई नहीं देता। उदाहरण, यानी ऑस्ट्रेलिया की जो पूर्वी उच्च भूमि है, दक्षिणी अफ्रीका के डेक्कन्सबर्ग पर्वत हैं, ब्राज़ील का सियरा जो है ये आपका पर्वत है, इसमें ब्राज़ील का डेलमट, तो उसमें भी क्या है, ये सारे के सारे इस
ऐसी जगह स्थित बताई हैं कि जहाँ पे दो जो आपकी प्लेटें हैं वहाँ अभिसरण नहीं हुआ, तो ये फिर कहाँ से उत्पन्न हो गए। तो बहुत सारी आलोचनाएं थी इसकी, लेकिन ये लगाओ कि 80% अभी यही है लेटेस्ट। सारा वेगनर से भी लेटेस्ट यही है कि कैसे ज्वालामुखी आते हैं, उत्पन्न होता है, प्लेटें संचलन करती है। ये आपका लेटेस्ट इसका सिद्धांत है। तो ये आपका प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत था। सारी की सारी चीज़ें थी इसमें। ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। तो इसमें आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो उसमें हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।